बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें उसकी अमान में रहें, खुशबाश रहें, बखैर वाफ़ियत रहें। ज़रा गौर से सुनिए, इन अशार को बेहद गौर से सुनिए। ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। ये जो कुछ हुआ आज, ये बड़ी अहम और मैं कहूँगी कि सुनने के लायक ये रिमार्क्स थे जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब के। शायर अहमद फ़रहाद को जिस तरह से उठाया गया और उनकी ये नज़्म है जो कानों के अंदर गूंजती है। आज मोहसिन अख्तर क़यानी साहब ने बताया कि किसकी कितनी औकात है। जिस बंदे से, जिस शख्स से खौफज़दा होते हो, ज़रा उसकी औकात तो देखो, उसका ग्रेड तो देखो। इतना मत ताबे हो जाओ किसी के। बड़ी अहम समात है आज जस्टिस अहमद फ़रहाद केस के हवाले से। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में भी खामोशी के साथ चैम्बर में एक मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया गया और इस ख्वाहिश को किस तरह से रद्द किया गया, किन अल्फाज में, और किसकी ये ख्वाहिश थी, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ईरानी सदर की आज सुबह सवेरे जो एक बड़ी ही ख़बर आई उनकी हलाकत के हवाले से कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, उनका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इसके अंदर दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि उनके साथ जो मौजूद हेलीकॉप्टर्स थे वो बखैर आफियत किस तरह से अपने मकाम पर पहुँच गए, और इसके अलावा जिस मुल्क से वो वापसी के रास्ते पर थे उस मुल्क के इज़राइल के साथ क्या ताल्लुकात हैं। कुछ अहम ख़बरें हैं इस मामले में, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज इस्लामाबाद के अंदर 5 बजे बड़े मुजाहरे का ऐलान किया है जमात इस्लामी ने, क्योंकि कल रात जो बड़ा ही हौलनाक किस्म का एक वाक़या हुआ। हमें पता है कि जमात इस्लामी पुरअमन तौर पे गाज़ा फ़लस्तीन के लिए एक धरना दिए हुए बैठी है, और कल रात ये हुआ कि एक नामालूम शख्स गाड़ी में सवार उनके धरने के ऊपर चढ़ दौड़ा, जिसकी वजह से वहाँ पर 2 अशख़ास जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक़ था वो शहीद हो गए। पुलिस वहाँ पर मौजूद रही और सेनेटर मुश्ताक साहब के मुताबिक पुलिस गैर मुसल्लह भी थी और खामोश तमाशाई बनी रही। उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं किया गया जब धरने के ऊपर यह सारा कुछ हुआ। आज 5 बजे एक तो बड़े मुजाहरे का ऐलान है, मगर साथ ही डी चौक के ऊपर जनाजे पढ़ाए जाएंगे, ये भी बाकायदा तौर पर जमात इस्लामी अनाउंस कर चुकी है। अब आ जाते हैं जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं। सबसे पहले इसे उठा लो, वहीं से शुरू करते हैं। आज अहमद फ़रहाद बाजियाबी केस के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब ने जिस तरह से समाअत की, उन्होंने हक़ अदा कर दिया अपने ओहदे का, अपने कानून का, अपने 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 किरदार का उन्होंने हक़ अदा आज कर दिया। आज जो हमें रिमार्क्स सुनने में आए, उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब फ़ैसला होगा कि इस मुल्क को कैसे चलाना है। उन्होंने कहा अब ये भी फ़ैसला होगा कि मुल्क आखिर चलाएगा कौन, एजेंसियां इस मुल्क को चलाएंगी या फिर कानून इस मुल्क को चलाएगा। और ये भी उन्होंने कहा कि ये मामला इतना सादा नहीं है कि डाला भेज कर किसी भी बंदे को अगवा कर लिया जाए। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस केस का ये जो फ़ैसला आएगा, इस फ़ैसले के नताइज बहुत ही खौफनाक होंगे। और साथ ही उन्होंने ज़ाती हैसियत में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब कर लिया है। आज जो गवर्नमेंट थी वो उनसे वक्त मांगती रही, कल तक का वक्त वो तलब करती रही जब तक ये समाअत की चीज़ें मैं देख रही थी। इस दौरान ही जो एसएसबी ऑपरेशंस हैं उनसे भी जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब ने ये दरियाफ़्त किया कि आपसे कहा था कि आपने सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद जो हैं उनका बयान ले कर आना है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी अभी वो टाल मटोल करते रहे, टाइम आए करते रहे। तो उसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब बहुत ज़्यादा सीखपा हो गए। तो उन्होंने फिर इन अल्फाज में कुछ रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद है, क्या वो चांद पर रहता है? उसकी औकात क्या है? बस 17-18 ग्रेड का एक मुलाजिम ही तो है। इनको मत इतना इनके ताबे हो जाएं कि ये अपनी औकात से ही बाहर रह जाएं। तो आज ये बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स थे जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब के, और ये सिर्फ इस्लामाबाद से ऐसी हवाएं हमें सुनने को भी नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जजेज़ हैं जो खड़े हो गए और पूरी अवाम उनके सामने खड़ी है कि हर शख्स अपने दायरे और अपनी हद के अंदर रहकर काम करेगा। ये तो सारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। अब तो बाकायदा तौर पे ये सोचा जा रहा है कि पब्लिक जो है रैलियों का अहतमाम करे जजेस के साथ इज़हार यकजहती के लिए कि हम आपकी बैक पर खड़े हैं, आपकी सपोर्ट के लिए। जो कानून आपको कहता है उस कानून को सामने रखते हुए आप लोग अपने फ़ैसले लीजिए। ये बड़ी अहम समाअत थी अहमद फ़रहाद केस के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बहुत ही बड़ी और गैर मुतवक्के खबर आई है।
चंद रोज़ पहले भी ये ख़बर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं शहजाद मलिक साहब, तो जो मलिक साहब हैं उन्होंने पहले भी ये जो मुतल्लिका लोग हैं उनसे ये कहा था कि आप जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं एक तो उनका नोटिफिकेशन जारी करें, और जो छोटी अदालतें हैं, मातहत अदालतें हैं, उनमें जजेस की तकर्री का मसला बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें लटकी हुई हैं। तो आप लोग उन जजेस की तकर्री के नोटिफिकेशंस भी जारी करें। तो उसके ऊपर ये कहा गया था शहजाद मलिक साहब को, उनको ये कहा गया था जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं कि अभी जो गवर्नमेंट है वो अपनी सतह पर, यानी पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी सतह पर अभी मुशावरत कर रही है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि मुझे आप लोग इतना मत सताएं, ऐसा ना हो कि मैं वज़ीर आला को यहाँ पर तलब कर लूँ और मैं सीधा उनको कटहरे में तलब करूँगा यहाँ पर अदालत के अंदर। फिर हम तक ये ख़बर आई थी, जो ख़बर आई है वो ये थी कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वज़ीर आला की तरफ से एक पैगाम भेजा गया, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये पैगाम उन्हें भेजा गया कि वो चैम्बर में उनसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद हैं। तो अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जब आप अलहदगी में मुलाकातें कर रहे होते हैं तो या आपको प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं या आप कोई रिवॉर्ड देने की कोशिश कर रहे होते हैं। अमूमी तौर पे बंद दरवाज़ों के साथ जिस कमरे के अंदर मुलाकातें होती हैं उसके कुछ यही तमाम मकासद भी होते हैं और जिनका मतलब ये अक्स हो सकता है। तो उसके ऊपर जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब थे, उन्होंने ये वाज़ेह वज़ीर आला पंजाब को कहा कि अगर आपकी ख्वाहिश है मुलाकात की तो आप मेरे चैम्बर में तशरीफ़ मत लेकर आएँ, आप अदालत ही तशरीफ़ लेकर आएँ, और ये मुलाकात जो है ये सब लोगों के दरमियान होनी चाहिए। ये भी एक बेबाक किस्म की आप कह सकते हैं कि एक स्टैंड है जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने लिया है। खैर, इनकी तकर्री के ऊपर भी बहुत सारे इशूज़ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चल रहे हैं, उसके ऊपर तो हम बाद में आएंगे। अब जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, और जो सुबह ख़बर आई, कल शाम से ये ख़बरें आ रही थी कि ईरानी सदर जो हैं इब्राहिम रईसी, जो चंद रोज़ पहले पाकिस्तान के दौरे पर थे, तकरीबन 1 महीना पहले आप कह सकते हैं वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर थे, तो आज मुसद्दक़ा तौर पे इत्तला आ गई कि उनकी हलाकत होगी, उनका हेलीकॉप्टर जो है वो गिरकर तबाह हो गया। 5 रोज़ा शौक का ऐलान तो ईरान में कर दिया गया है, और इस वक्त जो ईरान के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, ईरान के अंदर से बताया जा रहा है कि वो इस हलाकत की जो ज़िम्मेदारी है वो अमेरिका पर इसलिए डालेंगे क्योंकि ईरान को अपनी एविएशन के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है अमेरिकी पाबंदियों की वजह से, जिसकी वजह से ये उन्हें ख़दशा है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ। मगर असल मामला कुछ और तरफ इशारे भी कर रहा है। थोड़ा सा माजी की तरफ चले जाते हैं। आज़रबाईजान की ज़रा माजी को अगर आप खंगालें तो आज़रबाईजान की आर्मेनिया के साथ लड़ाई हुई। आर्मीनिया के साथ लड़ाई के अंदर आज़रबाईजान का साथ किस मुल्क ने दिया? आज़रबाईजान को सपोर्ट किया इज़राइल ने। फिर हर किस्म की जो सपोर्ट है वो आज़रबाईजान को इज़राइल की तरफ से मिलती है। अब इसके हम ताल्लुकात को ताने बाने को जोड़ते हैं। इब्राहिम रईसी जो हैं ये आज़रबाईजान ही गए थे और एक डैम का इफ्तिताह करके ये वापस आ रहे थे, गालिबन तबरेज़ शहर की तरफ ये लोग जा रहे थे। इस काफ़िले के अंदर 3 हेलीकॉप्टर थे। इस काफ़िले में एक में तो इब्राहिम रईसी साहब थे, मगर दूसरे हेलीकॉप्टर में उनके साथ उनका प्रोटोकॉल था, दीगर लोग मौजूद थे। ये दोनों हेलीकॉप्टर बाहिफाजत अपनी जगह पर पहुंच गए, मगर जिस हेलीकॉप्टर पर इब्राहिम रईसी सवार थे वो तबाह हो गया। अब उसकी तबाही की जो वजह है मैं आपको बताती हूँ कि मशरिक़ वस्ता के अमूर के माहिर हैं हैरिक जोयोती दास साहब। इन्होंने बताया है कि आज़रबाईजान और इज़राइल के दरमियान जो बहुत ही अहम राब्ता है वो इंटेलिजेंस बुनियादों पर होता है, और ये दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के साथ जो हैं इंटेलिजेंस बुनियादों के ऊपर मालूमात शेयर करते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये आज़रबाईजान वही मुल्क है जहाँ पर ईरानी सदर गए थे और वापसी पे ये तबाही हुई उनके हेलीकॉप्टर के साथ, क्योंकि काफ़ी मदद है जो आज़रबाईजान को मिलती है इज़राइल से। और जैसे मैंने आपको बताया आर्मीनिया की लड़ाई का, तो वो भी ये कहते हैं कि आर्मीनिया की लड़ाई में इज़राइल के साथ एक सपोर्ट रही आज़रबाईजान को। तो इज़राइल के साथ पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है, क्योंकि इज़राइल के ऊपर मिसाइल दागने का जो फ़ैसला था वो भी इब्राहिम रईसी साहब का था, और इसके अलावा इज़राइल की बाकायदा ये थ्रेट भी मौजूद है कि हम घर में घुस के आपको मारेंगे और छोड़ेंगे नहीं, अपना बदला लेंगे। याद रहे कि ये टेंशन तब क्रिएट हुई थी जब इज़राइल की तरफ से सिफारती अमले को निशाना बनाया गया था ईरान के। तो ईरान ने बदले के तौर पे इज़राइल की तरफ 300 से ज़ायद ऐसे मिसाइल थे जो दागे थे। बहुत कम नुकसान इज़राइल का हुआ था, मगर इज़राइल के जो मौजूदा नेतन्याहू हैं उनके ऊपर पूरी अपोजिशन ने शदीद तनकीद की थी और अवाम का एक बड़ा हिस्सा उनके ख़िलाफ़ खड़ा था। लेकिन तब भी उन्होंने कहा था कि अगर हमारा आखिरी नाखून भी बच गया और खून का आखिरी कतरा भी रह गया, तब भी ऐसी सूरत में हम ईरान के साथ ईरान को भी नहीं छोड़ेंगे, और जो राफ़ा है जो फ़लस्तीन का हिस्सा है
وہاں سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو باوجود اس کے کہ امریکہ نے بھی اپنی سپورٹ بند کر دی تھی، تو غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی سازش ضرور موجود ہے کہ ایرانی صدر کا ہی ہیلی کاپٹر آخر تباہی کی طرف کیوں گیا. پورے قافلے کے اندر 3 ہیلی کاپٹرز میں سے صرف یہ وہ ہیلی کاپٹر تھا جو گرا اور تباہ ہوا، باقی بخیر و عافیت وہاں پر پہنچ گئے. تو غالب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سازش کے جو تانے بانے ہیں اسرائیل اور آذربائیجان سے ملتے ہوں. لیٹس سی کہ اس کے اوپر مزید کیا اپڈیٹس آتی ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے.